वेलकम मेजर डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। आप का मेक मी स्टार स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर एंड आपके माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओके, मेजर जेपी सिंह, आप तो आईपीएस से रिटायर हुए हैं। रिटायर किया आपने, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपकी इतने अच्छे रिसर्च कैरियर में आपका जो जो शुरुआती दौर रहा है, बेसिकली पढ़ाई लिखाई का, हम्म, वो तो बिहार से शुरू हुआ है। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलिंग आपकी बिहार में हुई है। जी बिल्कुल। तो चलिए हम आपका जो है परिचय शुरू करते हैं एज ए बिहारी। और आप पढ़ने लिखने में काफ़ी ब्रिलियंट रहे हैं, तभी तो आपने फिर अपने ग्रेजुएशन करने के बाद में एसएसबी क्लियर किया और आर्मी में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अपनी स्टोरी ज़रा स्कूलिंग के बताएंगे। देखिए मेरा जन्म बिहार के सारण जिला में एक ग्रामीण परिवेश में हुआ है हम्म। और मेरे पिताजी किसान रहे हैं। ओके। मेरे ग्रैंडफादर भी किसान थे, तो हम्म। मूलतः मैं एक किसान परिवार से हूँ। हम्म। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है। मतलब आप जमीन से और जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और 10वीं तक की पढ़ाई हम्म। हमने गांव में ही की है। अच्छा, तो गांव में स्कूलिंग अच्छी खासी थी उस समय। गांव में उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा नहीं था, हम्म। बट शिक्षक बहुत अच्छे थे, बड़े डेडिकेटेड थे। हम्म। और जिस तरह से शायद गुरुकुल टाइम में हम्म। गुरु अपने शिष्यों से स्नेह रखते थे और हम्म। हम्म। तन मन धन से दिल लगाकर पढ़ाते थे, ओके। उस तरह का माहौल था। हम्म। टीचर्स अपना एक जिम्मेवारी समझ के कि हमारा एक करेक्ट। नैतिक कर्तव्य है कि मैं हमारे छात्र हम्म। अच्छे निकले, इस तरह से पढ़ाते थे। हम्म। तो वो जो हमारी जो पृष्ठभूमि है, हम्म। हमारा जो उस समय बैकग्राउंड बना, हम्म। उसी के बदौलत मैं आगे जीवन में कुछ अच्छा कर पाया। ओके। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई है। हम्म। और उसके बाद पटना कॉलेज, पटना जो पटना यूनिवर्सिटी का आर्ट्स का बेस्ट कॉलेज है, हम्म। वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। उस समय तो बड़ा नाम था पटना कॉलेज का। पटना कौन सा कॉलेज का साल था ये? ये 1981 में, 1981 में मैं 10th किया था। हम्म। और मैं पटना पहले कभी गया नहीं था। हम्म। मेरा जो जर्नी था, मेरे अपने गांव से लेकर हम्म। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, इसके बियॉन्ड में गया ही नहीं था। तो आप समझिए कि मेरे जीवन का 15 साल हाँ। अपने गांव से लेकर, और 30-35 किलोमीटर पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छपरा हम्म। है, हम्म। वहीं तक सीमित था। हम्म। पहली बार मैं बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गया हम्म। इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने के लिए पटना। पटना। ओके। और आपको आश्चर्य होगा हम्म। कि हम लोग कितने ग्रामीण परिवेश से हैं हम्म। कि जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, हम्म। तो मेरे पिताजी पहली बार पटना आए हमसे मिलने के लिए। अच्छा। इवन ही हैड नॉट विजिटेड पटना एवर इन हिज लाइफ। माय गॉड। ओके। तो ये स्थिति थी। हम्म। लेकिन पटना कॉलेज जाने के बाद हम्म। वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी थी हम्म। कि वहाँ जाने के बाद एक तरह से जैसे कि टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे करियर में। हम्म। पूरे बिहार के टॉपर्स वहाँ आते हैं, हम्म। तो हम बड़े बड़े सपने देखने लगे। और वहाँ जाकर हमको लगा कि जीवन में अब कुछ बहुत अच्छा करने का है, एक गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर ने मौका दिया है। और वहाँ से मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा और उसको परस्यू करने लगा। तो इंटरमीडिएट करने के बाद आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया? इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से मैंने किया। हम्म। इंटरमीडिएट के बाद मेरा सिलेक्शन हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था। हम्म। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं दिल्ली जाकर नहीं पढ़ सकता था। ओके। और ग्रेजुएशन में मुझे हॉस्टल मिल गया था, वहाँ सिंगल सीटेड हॉस्टल मिल गया था। हम्म। तो मैं सोचा कि 3 साल की पढ़ाई में ग्रेजुएशन यहीं से कर लूँ, हम्म। उसके बाद आगे देखा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि ग्रेजुएशन के बाद भी 2-3 साल सिविल सर्विस करने में लगता है। हम्म। तो हमारे प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए आर्थिक स्थिति परिवार का सजेस्ट नहीं कर रही थी। हम्म। इसलिए मैं उस समय 19 साल की उम्र में हम्म। सीडीएस के लिए एलिजिबल तैयारी था। करके। ओके। तो मैं सीडीएस का फॉर्म भर दिया कि हम्म। परिवार पर हम्म। थोड़ा सा हम्म। जो आर्थिक बोझ है उसको कैसे कम करूं। हम्म। तो मैं सीडीएस का एग्ज़ाम दिया हम्म। एंड विद गॉड्स ग्रेस मेरा सिलेक्शन हो गया सीडीएस में। हम्म। एसएसबी के लिए मैं इलाहाबाद आया हम्म। और इलाहाबाद में एसएसबी में भी मैं सेलेक्ट हो गया। हम्म। और इस तरह से मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन किया, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हम्म। चेन्नई में। हम्म। उस समय उसका नाम ओटीएस था, ऑफिसर करेक्ट ट्रेनिंग करेक्ट स्कूल, करेक्ट। मद्रास था। मद्रास। और वहाँ 1 मई 87 को हम्म। मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। और ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग हम्म। आई वाज कमीशनड एज सेकंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। ओके, और आप तो गनर रहे हैं, वंस ए गनर ऑलवेज गनर। जी जी। आप कौन से यूनिट में आपकी कमीशनिंग हुई थी? तो
जैसे हमारा कमीशन हुआ तो हमारा कमीशन हुआ था 290 मीडियम रेजिमेंट 290 ओके 290 मीडियम रेजिमेंट 87 में ही रेज हुई थी एंड आई वाज फर्स्ट वाईओ ओके टू बी पोस्टेड इन दैट रेजिमेंट। पहले चूंकि न्यू रेजिंग थी, तो यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रेजिमेंट नाउ। हाँ यस नेचुरली यस, Okay. आई एम दैट वे डिस्टिंग्विश्ड। तो हमारा वहाँ पर पोस्टिंग हुआ, हम्म, बट करीब 6-8 महीने के बाद हम्म। हम लोगों को जो इक्विपमेंट आया दैट वाज IFG ओके हाँ 105 इंडियन फील्ड गन हाँ फील्ड गन आया। हम्म, तो रेज तो हुआ था मीडियम रेजिमेंट, हम्म। बट हम लोग को फील्ड गन मिला, तो बाद में वो फील्ड हो गया। ओके तो उस समय हमारी पोस्टिंग जो गुरदासपुर में हुई थी, रेज इन गुरदासपुर टिबरी कैंट, ओके तो वहाँ पर हम लोग उस समय मिलिटेंसी पंजाब की पीक पे बिल्कुल थी। पीक पे थी हाँ तो several times we were deployed in aid to civil authority। उसमें भी हम लोग कई गुडविल ऑपरेशन किए, कई कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस भी किए जिसमें तो हमने भाग लिया। एक्चुअली आपने पुलिसिंग जो है फौज में ही कर दी थी। तो उसकी एक बैकग्राउंड तैयार हो रही थी, गुड और उस दौरान जैसे हम लोग किसी संदिग्ध को पकड़ते थे तो पुलिस को हैंड ओवर करते थे, तो बिल्कुल। पुलिस से हमारा क्लोज इंटरेक्शन था। बिल्कुल वैसे भी आर्मी भी काफ़ी हेविली डिप्लॉयड थी पंजाब में बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग मिलिटेंसी, तो पुलिस से अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो पुलिस से हमारा मिलना जुलना होते रहता था। तो हमने वहाँ पर भाग लिया। उसके बाद तो उस समय क्या आपने सोचा था कभी कि जो है कि आप जो है ये ओजी यूनिफॉर्म छोड़ करके आप जो है IPS और मतलब पुलिस में भर्ती होंगे, चले जाएंगे? देखिए डिसाइडेड तो नहीं था, बट द वेरी फैक्ट कि मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑप्ट किया था, इसका वजह ये था कि सिविल सर्विस मेरे दिमाग में तो था, करेक्ट, नहीं तो मैं रेगुलर कमीशन ले सकता था। तो मुझे लगा पहले फौज में चलने दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो जब हमारा 5 साल पूरा हो गया, इस बीच हमारे साथ के पढ़े हुए अनेक लड़के इंडियन फॉरेन सर्विस में आए, IS सर्विस में आए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आए। इससे मेरा हौसला बढ़ा। ओके तो मुझे लगा कि अगर हमारे दूसरे जो क्लासमेट्स हैं कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए आई डिसाइडेड टू टेक रिलीज फ्रॉम आर्मी एंड आई डिड नॉट एक्सटेंड माय कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विस था, हाँ और आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर परमानेंट रेगुलर कमीशन, करेक्ट, और मैं आया। हाँ बट वो तो पंजाब से हमारा आपका कैरियर बड़ा अच्छा था, इसलिए आपको परमानेंट कमीशन बहुत आराम से मिल सकता था, लेकिन आपने ऑप्ट नहीं किया, वो सबकी चॉइस होती है उसमें। हाँ बिल्कुल सही। तो पंजाब के बाद हमारी पोस्टिंग कारगिल में हुई। तो यू आर ए गनर, यू नो इट, कारगिल का हाइट करीब 9000 फीट के आसपास है। और हमारी जो डिप्लॉयमेंट हुआ जिस पोस्ट पे वो 19,000 फीट पे था। एक है 0.5 to 99, वहाँ पे पैरा का डिप्लॉयमेंट था, तो हमें एज OP ऑफिसर वहाँ भेजा गया। तो वहाँ हम लोग 3-4 रात की स्ट्रेनुअस जो फुटवर्क क्लाइम करके पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचे, ऑक्सीजन का भी कमी था, तमाम दिक्कतें थी, अपना सामान अपने ही पीठ पे ले जाना होता था। वो सब पहुँचे वहाँ पर, और सितंबर-अक्टूबर में पहुँचे। अगले साल हम मई तक हम रहे, करीब 7-8 महीना हम रहे। इस बीच में जैसे ही स्नोफॉल शुरू हुआ उसके बाद नीचे उतरना मुश्किल रहता है। रोज ही 10 फीट के आसपास बर्फ पड़ता था, और जो टेम्परेचर डिप डाउन टू -30 to -40। करेक्ट। तो एवरेज टेम्परेचर वहाँ पर -30 के आसपास रहता था विंटर में। तो बड़ा मुश्किल था वहाँ सरवाइव करना। तो हमारी लड़ाई मल्टी कॉर्नर्ड थी, ऐसा समझिए, मल्टी प्रोंग्ड थी। एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरे तरफ हाई एल्टीट्यूड था, क्लाइमेट था, लॉनलीनेस था। सो बहुत फ्रंट पे हम लोग एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन ये था कि मन में एक भाव था कि हम मातृभूमि की सेवा के लिए हैं, और एक जो देश के लिए, मातृभूमि के लिए जज्बा था, वो जज्बा जो है वहीं मिलता है। वो जज्बा जो है वो हमारे मोराल को गिरने नहीं दिया। और ग्रेजुएशन में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट रखा था, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में। तो मैं भगवद गीता पढ़ते रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे भगवद गीता की कई चीज़ें उस समय भी मालूम थी। तो हमें वो याद आता था कि भगवद गीता में एक श्लोक है, द्वितीय सर्ग में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को युद्ध के लिए उत्प्रेरित करते हुए कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। करेक्ट। कि हे अर्जुन, युद्ध करना इसलिए श्रेयस्कर है
कि युद्ध में मारे जाओगे, वर्स्ट क्या होगा कि मारे जाओगे, करेक्ट, तो हतवा प्राप्यसि स्वर्गम, स्वर्ग, हाँ, अगर मारे भी जाओगे तो स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा, मिलेगा, जितवा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। करेक्ट, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठो उठो, हाँ, और युद्ध करो। बिल्कुल, तो मुझे लगा कि यहाँ पर वर्स्ट ये हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो सकती है, तो ये मातृभूमि के सेवा के कि रूप जाने में अगर छोड़, हाँ, मृत्यु हो तो ये सार्थक है। मृत्यु तो अटल सत्य है, किसी दिन आनी ही आनी सबकी है। आनी, हाँ, तो अगर इस कॉज के लिए हमें मरना पड़े तो ये श्रेष्ठ मृत्यु होगी, बिल्कुल, और अगर हम जीते तो हम मातृभूमि का की हमने बहुत बड़ी सेवा की, जीता हमने। और वो जो हमारा 5299 पोस्ट था, उस पोस्ट वो 1 साल पहले तक पाकिस्तान के पास था, ओके, और वहां से उनके ओपी ऑफिसर्स जो हमारा श्रीनगर से लेह के लिए हमारा जो कारकेट जाता था, हाँ, जो उसको, सप्लाई लाइन जाता था, उस पर वो फायर ला के डिसरप्ट करते थे। बिल्कुल, वो तो रोकते थे, हमारे हाँ, समर टाइम में जब हमारा पूरा सप्लाई चेन जो होता था उसको डिस्टर्ब करते, तो इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर अस। तो हमारा जो पैरा बटालियन था द्रास में, उन लोगों ने जाके उसको ऑक्युपाई किया, और हमारी पोस्टिंग वहाँ पे हुई कि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, हमारे पर आक्रमण हो सकता है, तो आर्टिलरी फायर सपोर्ट के लिए मैं ओपी ऑफिसर वहाँ पर डिप्लॉयड था। तो इसी जज्बे ने मुझे हमारे मोराल को डाउन नहीं होने दिया, और डिस्पाइट ऑफ ऑल दी एडवर्स कंडीशंस, हम लोग तो 6 महीना टिन्ड पोटैटो खाए हैं। करेक्ट, हर चीज टिंड आती थी उसमें तो, हाँ, और टिन्ड हाँ, पोटैटो खाए हैं, फ्रेश, कुछ नहीं, कुछ फ्रेश का नामो नीचे से निशान कोई नहीं होता सप्लाई था, नहीं था, अगर बीमार पड़ गए तो इवैक्यूएशन नहीं हो सकता था। तो ये सब तमाम चीजों को झेलते हुए बस देश सेवा का जज्बा था, मातृभूमि के सेवा के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो ये हम हमारा हौसला कम नहीं होने देंगे, इस जज्बे से हम वहाँ पर थ्रू आउट रहे। बहुत अच्छा। तो आप 5 साल आपके पूरे हुए, उसके बाद आप जो है छोड़ के, लेकिन आपने कॉर्पोरेट जॉब भी किया? उसके अच्छा, बाद सर एक चीज और बताऊं, जब वहां से जैसे हमारा टेन्योर खत्म होने लगा, तो हमारी लाइट, वहां पर हम लाइट रेजिमेंट में थे, 162 लाइट रेजिमेंट, वो लाइट रेजिमेंट ही मूव कर गई पुंछ रजौरी। ओके, रजौरी में जो हमारा एक आर्मी का डिवीजन है, हाँ, उसके तहत पुंछ में एक ब्रिगेड है, वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ, और वहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होता था, उधर ही से घाटी में आते थे टेररिस्ट वगैरह। मैं भी उसमें उसी डिवीजन में नौकरी कर चुका हूँ, जी जी इसलिए जी, हाँ, हाँ, रजौरी में हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे हमारा फिर एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो हमारा रोल था, तो वो रोल भी किया आपने? उसमें एक एडहॉक कंपनी बनी थी, उस कंपनी का कमांडर था मैं। तो वहाँ पे 6-8 महीना वहाँ पर डिप्लॉयमेंट था। दैट वाज मतलब आल्सो फौज ने आपको आईपीएस बनने से पहले ही अच्छा खासा ट्रेन कर दिया था। तो वेरी गुड। मतलब ये था कि हम तो कॉलेज के फ्रेश ग्रेजुएट गए थे, लेकिन इस 5-6 साल में थ्रू आउट हम एक्शन ओरिएंटेड जगह पे रहे। पंजाब में आतंकवाद से लड़े, कारगिल में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, और फिर पुंछ रजौरी में जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो जितने हमारे ऑपरेशंस हुए उसमें मैं भाग लिया। तो एक हुआ कि देश सेवा का जो जज्बा है, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, वो सारा चीज मेरे में कूट कूट के भरा। और ग्रेजुएशन में मैं एनसीसी भी ज्वाइन किया था, तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में लिया था, जिसका भी लाभ मुझे एसएसबी में हुआ था। तो मैं जब फौज से आया, सिविल सर्विस का जुनून था इसलिए मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन जब आया तो मैं एक पक्का और कट्टर देशभक्त के रूप में मैं आया। और फिर मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी करने लगा तो मुझे लगा कि अब एक नए रूप में देश की सेवा करना है, और इस तरह से मैं वहाँ से आया। तो आप जब वहाँ से आए तो आईपीएस तो सिलेक्शन में तो आपको, क्योंकि तैयारी की है टाइम, तब तक आपने कई जगह नौकरी भी की है, और गवर्नमेंट जॉब थे, कॉर्पोरेट जॉब थे, वो वैसे वो कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, जैसे मैं वहाँ से आया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक पीएसयू है, करेक्ट, उसमें मुझे सिक्योरिटी मैनेजर का जॉब तत्काल मिल गया। तो मैं वहाँ शिफ्ट किया, बिकॉज हम तो साधारण परिवार से हैं, तो फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी कि फिर 3 साल बैठ के मुझे सपोर्ट करे। सही बात है। और फौज में भी जो पे रही है हमेशा से ही, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिससे कि उस समय आप तो बहुत 5 साल की नौकरी करने के बाद में आप जो है 2-3 साल थोड़ी बैठ सकते हैं घर में जो है। जी 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 जी, ठीक है। हमको तो ग्रेजुएटी मिला 18,000 में क्या होता है। तो हमने सोचा कि कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह का जॉब कर लें, करेक्ट। साइमल्टेनियसली मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हाँ, इस हिसाब से मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का सिक्योरिटी मैनेजर का जॉब ज्वाइन किया, और आईजीआई एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर अच्छा, दिल्ली में हुई। और यहाँ से मैं सेल्फ स्टडी शुरू किया, क्योंकि आर्मी की सर्विस के दौरान समय पढ़ाई नहीं हो पाती नहीं, थी, समय वो नहीं तो मिलता रोज ही मतलब मरो या मारो वाली हम लोग रोल में थे। तो यहाँ से मैं सेल्फ स्टडी शुरू किया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मंगाना शुरू किया। करेक्ट। और शादी मेरी तब तक हो चुकी थी, तो एक पारिवारिक जिम्मेवारी भी थी। हाँ।
तो सबको डिस्चार्ज करते हुए हमने पढ़ाई शुरू किया और अगेन विथ गॉड्स ग्रेस सबसे पहले मैंने यूपी स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया हम्म, एंड मेरा प्रथम अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया ओके, यूपी ग्रेट, सिविल सर्विस में। ग्रेट। सो जब तक मैं ज्वाइन किया तब तक मेरी 3 साल की सर्विस हो चुकी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। फिर प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद कहते थे, वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। फिर नैनीताल में ट्रेनिंग हुई, लखनऊ में ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद फिर मैं प्रयागराज में मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा, सो यूपी सिविल सर्विस वाज माय थर्ड जॉब। ओके। तो उम्र भी बढ़ रहा था, मैं जो कई लोग कह रहे थे कि अब सेटल हो गया, यूपी सिविल सर्विस में आ गया, पढ़ाई लिखाई बंद करो। ये भी तो होता है कि तो मुझे लगा कि एक दो चांस बचा है सिविल सर्विस का, हाँ, तो इसको दे ही लेते हैं। मतलब अभी एक एक पायदान बचा था। तो आपको भी मालूम है हम्म, जैसे इलाहाबाद में पढ़ने लिखने का बड़ा अच्छा बहुत अच्छा, बहुत माहौल अच्छा। रहता है। हम्म, सो कई लड़कों से भी मैं संपर्क किया हम्म, और उनसे भी हमें काफ़ी मदद मिली हम्म, और मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया हम्म, और मेहनत तो खैर बहुत किया करनी था पड़ती है। मैंने, लेकिन ये सब चीज़ें बिना ईश्वर की कृपा के होती नहीं है। मतलब पहले अटेम्प्ट में ही मेरा ऑल इंडिया 59th रैंक आया और इस तरह से मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई किया। मुझे आईपीएस मिला और हिमाचल प्रदेश कैडर। बहुत बढ़िया। तो वही वही हमारी वही हमारी आईपीएस मुलाकात हुई थी आपसे जब शिमला आप में मुलाकात हुई थी, आईजी शिमला जब रेंज मैं होते आईजी थे। शिमला था सर। हाँ। सो आईपीएस मेरी चौथी सर्विस है हम्म, और 12.5 साल की सर्विस के बाद मैं आईपीएस क्वालिफाई किया। मतलब 88 में मैं कमीशन अफसर बन गया था, मार्च 88 में, और 2000 सितंबर में मैं आईपीएस ज्वाइन किया। तो करीब 12.5 साल की सर्विस के बाद किया। बिल्कुल। और 90 में मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के 10 साल बाद मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, वो भी पहले अटेम्प्ट में 59th रैंक आया। तो मैडम को भी थोड़ा क्रेडिट जाएगा ना, मैडम को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने का मौका दिया आपको। मैडम का थोड़ा नहीं बहुत क्रेडिट है। हाँ। मतलब कि जिन परिस्थितियों में मैं पढ़ पाया, सो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बिल्कुल। मोरल सपोर्ट किया, इमोशनल सपोर्ट किया, घर को पूरा संभाला और जिसकी वजह से मैं पढ़ पाया। तो मैडम का भी, मेरे परिवार का भी, जब मैं फौज छोड़ भी रहा था तो आर्थिक स्थिति कोई परिवार की इतनी सुदृढ़ नहीं थी। और मैं घर वैसे में भी उस समय ऐसा होता है कि आप दोबारा फ्रेश तैयारी करते हो सिविल सर्विस जाने की, क्योंकि आप 5 साल और ट्रेनिंग मिला करके करीब 6 साल आप जो है एक तरह से सिविल वर्ल्ड से बाहर हो। तो जी। दुनिया में क्या क्या घटित हो गया उस दौरान, क्योंकि फौज का तो अपना ही जो है, आप देखिए कारगिल में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं दुनिया में बाकी क्या हो रहा है। जी जी ठीक बिल्कुल है, तो बिल्कुल करंट अफेयर जैसी चीज़ आपको, जनरल नॉलेज जैसी चीज़ आपकी जो है वो धीरे धीरे मतलब वो मिटती जाती है, बिल्कुल। मेमोरी में से घटती जाती है। तो आपको बिल्कुल दोबारा एक तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो जी जी एक तरह से ये काफ़ी मतलब बहुत मैं आपको हम्म क्रेडिट देना चाहूँगा इस बात का हम्म। कि वहाँ से निकलने के बाद आपने बहुत मेहनत की और जो बिल्कुल। रैंक आपकी आई वो भी बहुत जी जी बहुत इम्प्रेसिव है। मेहनत किया और मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे पिताजी की भी बड़ा इसमें योगदान है, बिल्कुल। क्योंकि अभी भी मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई थी। और जब मैंने पिताजी से कहा कि मैं अब फौज का छोड़ के और सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो आप समझते ही हैं हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हर पिता सोचता है कि बेटा एक सिक्योर्ड जॉब में रहे। और फौज से ज़्यादा सिक्योर्ड तो हाँ। और मैं मेजर हो गया था, आई वॉज मेजर। तो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बेहतर समझते हो सारी चीज़ों को, घर की स्थिति भी देख रहे हो और आपका करियर भी महत्वपूर्ण है, तुम जो फैसला लोगे मैं उसके साथ हूँ। बहुत तो बड़ी बात बहुत है। बड़ा उनका सपोर्ट था बहुत बड़ी बात है। और जिसकी वजह से मुझे लगा कि जब मैं पढ़ने लगा तो मैं कहा कि मैं रात दिन कर दूंगा, मैं इतना मेहनत करूंगा कि अगर हमारे विधान में नहीं होगा तो भी ईश्वर सोचेगा कि इसको नया विधान करो और इसको तो सिविल सर्विस कराना जरूरी है। यहाँ तक कि जब मैं सिविल सर्विस का मैं एग्ज़ाम दे के आया तो बाकी लोगों को तो नहीं विश्वास हो रहा था कि ये शायद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरे घर वालों को भी डाउट था कि ये करेगा, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा था कि अगर गीता का कर्मवाद सही है तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। इतना मुझे विश्वास था, इतना मेहनत किया था मैंने। वेरी गुड। जी जी। तो मेरा जो अनफ्लिंचिंग फेथ है भगवत गीता में, चाहे मैं फौज में था तो, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी किया तो, ये सब बहुत मुझे मदद किया। मेरे पिताजी का जो सपोर्ट था, मेरे वाइफ का जो सपोर्ट था, ये सब तमाम चीज़ें मुझे प्रेरणा देती थी कि अब जो मैंने डिसीजन ले लिया है तो कम वाट में हमें क्वालिफाई करना है,
जिससे कि लगे कि मेरा डिसीजन सही है। तो आप एक बहुत दृढ़ निश्चयी आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका बिल्कुल, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। जो क्योंकि देखिए, एक बात तो मैं कह सकता हूँ, एसएसबी ने आपको सेलेक्ट किया, ठीक है? तो फ़ौज में तो भई ठोक बजा कर के ही लेते हैं, जी, जी, ठीक है? जी। तो वो जो एसएसबी में जो सिलेक्शन होता है, आज की तारीख में भी उससे टफ़ और उससे बढ़िया सिलेक्शन प्रोसेस है नहीं, जी, जी, ठीक जी, है? जी। तो एक ओवरऑल अच्छे व्यक्ति को हर तरह से जब देखती है एसएसबी तभी सेलेक्ट करती है। तो एक तो आपको मतलब उन्होंने बना ही दिया कि जो है भई, और फ़ौज बंदा बना देती है। सही है ना? तो देखिए और 5 साल की आपकी जो सर्विस है वो भी हाँ। अच्छे-अच्छे टफ़ जगहों पे भी रही है, तो जी, जी, आपको जी। बहुत सीखने का मौका मिला। फिर आपने जो है सिविल में भी आपने जो है मेहनत करके फिर जो है एक अपना ये अपना सिविल सर्विसेज़ में एक मुकाम बनाया। हुँ, आईपीएस बन गए आप। हिमाचल बहुत अच्छा स्टेट है, मैंने तो पूरा उसका चप्पा-चप्पा देखा है, फ्लाइंग की हुँ, है, और आप उसके अलग-अलग जगहों पर जो है अलग-अलग पोस्ट में रहे हैं, हुँ। और आपसे मुलाकात भी हुई और लोगों से भी आपके बारे में पता लगा, तो मैं बड़ा इम्प्रेस था। और फ़ौज का जो आदमी जब आईपीएस में जाता है या कहीं भी जाता है, तो हुँ, उसकी एक अपनी अलग पहचान और अलग छाप होती है, और लोग उसकी पक्का तारीफ़ करते हैं। उसकी हुँ। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और उसके जो है काम करने के तरीके पे, प्लस उसका जो व्यवहार होता है जो है अपने जो उनके मातहत लोग होते हैं, उनके साथ में, वो बाकी जगह नहीं मिलता है, बाकी लोगों में नहीं जी, मिलता जी, है, जी, क्योंकि जी, जी। आपको 5 साल की ट्रेनिंग में ही आपने जो कुछ सीखा होगा, मेरे ख्याल से जो लोग ज़िंदगी भर नहीं सीख पाते हैं वो चीज़ें। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इतनी अच्छी नौकरी को आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ले लिया आईपीएस से, ये बताइए? क्योंकि जब उस आप उस समय किस पोस्ट तक पहुँच गए थे? उस पे मैं आता हूँ सर। हुँ। फ़ौज का 1-2 पहलू और छूट अच्छा, रहा है, हाँ। मैं बिल्कुल, बताना चाह बिल्कुल, रहा बिल्कुल। हूँ प्लीज़ गो अहेड। कि यू आर ऑल्सो गनर, आई एम ऑल्सो गनर। करेक्ट। तो एंड वन्स अगेन एंड ऑलवेज़ अगेन। ऑलवेज़ ए गनर। तो गनर के लिए कमांडो कोर्स करना कंपल्सरी नहीं होता। एग्ज़ैक्टली, इट हाँ। इज़ बाय नॉमिनेशन। यस। सो मेरा नॉमिनेशन मेरे सीईओ ने कर दिया हुँ, कि जेपी सिंह शुड गो फॉर कमांडो कोर्स। हुँ, तो मैं इन्फेंट्री स्कूल बेलगाँव गया और हुँ, कमांडो कोर्स जॉइन किया। हुँ, तो हमारे साथ जितने गनर ऑफिसर्स थे, हुँ, तो गॉसिप चलता था, यार कौन इतना मुश्किल कोर्स करेगा, हुँ। आरटीओ हो जाते हैं, आरटीओ हो जाते हैं। रिटर्न टू यूनिट और वाला जो। पहले दूसरे दिन हुँ। किसी चोट तो सबको लगती थी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत टफ सबको है। चोट लगी, हमें भी लगी, उनको भी लगी। हुँ, बट चोट का बहाना करके वो लोग अस्पताल गए। हुँ, एंड यू नो द रूल, हुँ, अगर आपका हुँ, 24 घंटा इफ यू मिस द ट्रेनिंग देन यू आर आरटीओ'd। हुँ, हुँ, तो अधिकांश लोग वहाँ से आरटीओ हो गए। हुँ, मुझे लगा हुँ, कि आरटीओ तो मैं हो सकता हूँ, दोबारा मुझे आना नहीं पड़ेगा। हुँ, क्योंकि बट शॉर्ट सर्विस कमीशन हाँ, वैसे भी आपने जॉइन किया था। हुँ, हुँ। तो ज़िंदगी भर ये स्टिग्मा मेरे पास रहेगा कि मैं कमांडो कोर्स क्वालीफाई नहीं कर पाया। करेक्ट। सो मैंने कहा कि इफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर कैन डू इट, हुँ, व्हाई नॉट जेपी सिंह? बिल्कुल, हो सकता है कि मुझे इन्फेंट्री मिला होता तब तो मैं करता ही करता ना। करना ही पड़ता है। हाँ। तो हमने कहा कम व्हाट मे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द consequences हुँ, एंड द इंजरी दैट आई मे गो थ्रू, हुँ, कमांडो कोर्स तो मैं करूँगा ही करूँगा। एंड आई डिसाइडेड। हुँ, और मेरा जो कमांडो में जो लास्ट होता है 40 किलोमीटर रन, हुँ, हुँ, मैं एक्सेलेंट टाइमिंग दिया। हुँ, और जब हम लोगों को डिग्री वगैरह सब सर्टिफिकेट अवार्ड हो रहा था, हुँ, तो उस समय के जो सीनियर अधिकारी थे, हुँ, सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया हुँ, कि गनर होके भी हुँ, आप इतना बढ़िया इसमें बहुत बढ़िया। हुँ, टाइमिंग दिए हो, हुँ, परफॉर्म एक्सेलेंट टाइमिंग में आए हो। हुँ, तो ये सारी चीज़ें जो है, हुँ, मुझे याद है जब इन्फेंट्री स्कूल हम लोग बेलगांव गए, हुँ, तो गेट पे लिखा हुआ था व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, हुँ, द टफ टफ गेट्स। गेट्स गोइंग। करेक्ट, तो इन सब चीज़ों को हमने जिया है बिल्कुल। और उस वातावरण से हम बाहर निकले हैं। हुँ, जब मैं ओपी ऑफिसर था हुँ, कारगिल में। कारगिल में, हुँ, तो कई ऐसे ऑपरेशंस हुए, मुझे घातक ओपी बनाया गया। हाँ, यू नो घातक घातक ओपी, ओपी क्या आई होता नो, है? हाँ, मतलब टफेस्ट जॉब टफेस्ट एक्चुअली होता है। है हुँ, कि आपकी जान भी जा सकती हुँ, है। और उसके लिए है ट्रेनिंग भी ना? करनी पड़ती है, और वो कमांडो ट्रेनिंग हाँ, जैसे होती है वो भी। होती है। हुँ, हुँ, तो कमांडो क्वालीफाई किया, घातक ओपी बना, ये सब तमाम जो असाइनमेंट्स हुँ, जिसमें लाइफ का डेथ का सवाल होता है, इन्वॉल्व है, हुँ, इन सब चीज़ों से मैं गुजरा था। हुँ, तो मुझे लगा कि जो चैलेंजेस मैं फेस किया हूँ हुँ, हुँ, और जिसको फेस करके मैं उभर के बाहर आया हूँ, हुँ, हुँ। सिविल सर्विस वगैरह ये स्मॉलर चैलेंज देन दैट, इसको तो यूँ चुटकी बजा के निकाल लूँगा। बिल्कुल। और मेहनत मैं किया, हुँ, ईश्वर ने भी मदद की, हुँ, लेकिन निकल गए सर। हुँ। अब जहाँ तक आपके आता है कि आप आईपीएस की नौकरी की बात है, हुँ, आईपीएस में मैं हिमाचल में 2-3 जिलों में एसपी रहा हूँ। हुँ,
चंबा और सिरमौर में एसपी रहा हूँ। सिरमौर में 2 बार एसपी रहा हूँ। कांगड़ा जिला, कांगड़ा में डीआईजी रहा हूँ, कांगड़ा में ही आईजी रहा हूँ। फिर शिमला में मैं आईजी रहा हूँ, शिमला में आईजी एंटी करप्शन ब्यूरो रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग रहा हूँ, आईजी पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा हूँ, और फाइनली मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग में मेरा प्रमोशन हो गया था व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट एंड टेक वीआरएस। कितने साल बचे थे उस समय आपके पास? मेरे 2.5-3 साल अभी सर्विस बची थी। तो आपने इतनी इतनी अच्छी जॉब जो आपने इतनी मुश्किलों से जो है आपने फिर तो जैसा बताया इतनी मेहनत करके जो ऑब्टेन की थी, ली थी, छोड़ने का क्या वजह थी उसकी? बिल्कुल मैं बताता हूँ। इस 25 साल, करीब करीब 25 साल में आईपीएस की सर्विस किया। 12 साल की तो पहले की सर्विस थी। इस दौरान मैं 7 साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे था, जिसमें करीब 3.5 साल में रीजनल पासपोर्ट अफसर लखनऊ था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसमें मैं ज्वाइंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन था। फिर जनरल वीके सिंह जो नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर थे, उनका मैं निजी सचिव था। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो नई मिनिस्ट्री बनी थी, उसमें मैं डायरेक्टर था। तो करीब 7 साल का हमारा सेंट्रल डेपुटेशन भी था। जहाँ तक आईपीएस छोड़ने की बात है, बड़े बड़े सारे आपने जो है डिपार्टमेंट नौकरी करके आईपीएस होने के बावजूद जो है इन सब चीज़ों का आपको एक्सपोजर मिला। मेरे ख्याल से वो सब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत मदद करने वाली, आगे आने वाली में। सर ये भी ईश्वरीय कृपा है। आमतौर पर आईपीएस की नौकरी में लीनियर ग्रोथ होता है आपका। आप एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी एंड डीजी बनते हैं। तो मैं एज आईपीएस रीजनल पासपोर्ट अफसर भी रहा, जहाँ पर अमूमन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी आमतौर पे आईपीएस की पोस्टिंग नहीं होती है। निजी सचिव में भी आमतौर पे आईपीएस कम ही होते हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी डायरेक्टर में आईपीएस कम ही होते हैं। तो अनेक प्रकार की इस तरह की मेरी पोस्टिंग रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहा हूँ तो सिविल एविएशन का भी थोड़ा आइडिया है। यूपी सिविल सर्विस में रहा हूँ तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग थी। तो मिला जुला के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिला के 10-12 मिनिस्ट्री का मुझे अनुभव रहा। बहुत अच्छा इट वॉज वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस सर। और सर्विस के दौरान मैं IIM लखनऊ में, जॉन स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में मैं इन सर्विसेज कोर्सेज वगैरह भी किया हूँ। तो एकेडमिक फ्रंट पर भी मुझे काफ़ी मेरा ग्रोथ हुआ, और जो प्रोफेशनल फ्रंट पर भी काफ़ी मेरा ग्रोथ हुआ। ओवरऑल इट हैज़ बीन ए वेरी वेरी इनरिचिंग एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। तो आपने पीएचडी किस पे किया या डॉक्टरेट आपका मिला है? पीएचडी अभी मैंने हाल फिलहाल में किया है। ये हमारा है सोशल मीडिया एंड पुलिसिंग। ओह वेरी गुड। और इस पर हमारा अभी अवार्ड हो गया है पीएचडी। तो अब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अब मैं ऑफिशियली डॉक्टर भी हो गया हूँ। बिल्कुल, जी जी, तभी तो हमने आपको मेजर डॉक्टर जी जी जेपी सिंह बोला। जी सर, जी सर। जहाँ तक आईपीएस छोड़ने की बात है, इन रूटीन कोर्स में सर्विस किया होता, और मेरा इंटरेस्ट चूँकि थोड़ा लिटरेचर के तरफ ज़्यादा था, मैं सर्विस में रह के भी तमाम जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ थे, और स्पेशली यूथ से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड जो चीज़ें थे, यूथ अफेयर्स, उस पर मैं लिखता था। हमारे देश के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ रहे हैं और फेस्टिवल्स रहे हैं, इस पर मैं नेशनल डेली में अनेक हमारे 25-30 आर्टिकल्स निकले हैं। मैं फेसबुक पे आपको फॉलो करता रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में, इसलिए मेरे को पता थी। हाँ। तो मुझे ये था कि मैं रिटायरमेंट के बाद पीएचडी, उसीलिए मैंने लिया था पीएचडी में इनरोलमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद कहीं टीचिंग वगैरह करेंगे, अपना पोस्ट रिटायरमेंट जो सर्विस है, ज्ञान पढ़ने लिखने में सब बीतेगा। बट इस बीच क्या हुआ कि 2000 आई थिंक 23 में, 22-23 में प्रशांत किशोर जी ने चंपारण से अपना जन संपर्क अभियान शुरू किया। करेक्ट। तो जैसे उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया, तो चंपारण के बाद गोपालगंज, सिवान और फिर छपरा, सारण डिस्ट्रिक्ट आता है। तो जब वो शुरू किया उन्होंने अभियान, तो जैसे उन्होंने जिन मुद्दों की चर्चा की, बिहार में गरीबी है, शिक्षा है, पलायन है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा शुरू किया, तो मैं बड़ा अपील किया मुझे, मैं उनको फॉलो करने लगा। इस बीच ऐसा हुआ कि उनकी, जैसे सिवान में है तो उनकी टीम एक जिला पहले काम करती थी आगे, तो उनकी टीम जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही थी, तो उनको इनपुट मिला कि यहाँ का एक जेपी सिंह है, आईपीएस अफसर है हिमाचल में, तो उनका समाज से बड़ा अच्छा सरोकार है, लोगों को मदद करते हैं, लोगों से टच में हैं। तो ये बात प्रशांत तक उन्होंने फीडबैक दिया। मतलब यू वर रिकमेंडेड बाय पब्लिक?
बाय हिज टीम एंड हाँ, पब्लिक, ऑफ मतलब कोर्स। पब्लिक ने टीम को बताया जी, जी। और टीम ने बताया जी, उनको। यस सर, यस सर, यस ओके। सर। तो इस तरह से हुआ, फिर उनकी टीम हमको अप्रोच की हुँ, कि ऐसे-ऐसे है, आप प्रशांत जी से मिलिए, हुँ, वो मिलना चाहते हैं। हुँ, तो मैंने कहा कि मेरी 3-4 साल सर्विस है हुँ। और करेक्ट। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम हाँ, फॉर मी टू मीट हिम। हुँ, अब मेरा जो बड़ा वाला लड़का है, अभी उसको ये तैयारी कर रहा था कि एलएलएम करने हुँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है। हुँ, सो मैं तो काफ़ी परेशान था कि उसके पढ़ाई को कैसे करेक्ट। स्पॉन्सर हाँ, करेंगे। स्पॉन्सर का, हाँ। तो उसी में सब परेशान था, तो मैं कहा कि अभी तो मिल के मैं क्या करूँगा, हुँ, और ना ही मेरी बहुत रुचि है पॉलिटिक्स में। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जब भी छुट्टी पे आइए तो ऐसे मिल लीजिए कर्टसी कॉल के लिए। हुँ, तो मुझे लगा कि ये आदमी बिहार के लिए एक इनका विज़न है, हुँ, और वो ऐसे बुनियादी मुद्दों की ये बात कर रहे हैं, हुँ, जो मुद्दे तो बहुत पहले से थे, हुँ, लेकिन कोई उसको उठाया नहीं। उठाए। तो हमने कहा कि ठीक है, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, तो हुँ, मैं उनसे मिला, हुँ, और दैट वाज़ टर्निंग पॉइंट। जिस तरह से उन्होंने बिहार के मुद्दों को, जैसे कि सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, एक प्लेटर पे ला के रख दिया हुँ, और बताया, हुँ, तो मुझे लगा कि अभी तक तो बिहार में हुँ, या तो जाति की राजनीति होती रही या धर्म की राजनीति रही है। हुँ, अब बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है बिहार की। हुँ, एक पक्ष जाति की बात करता है, जातियों में बाँटता है बिहार हुँ, को, हुँ, दूसरा पक्ष धर्म के आधार पर बाँटता है बिहार को। हुँ, डेवलपमेंट तो एजेंडा रहा नहीं है, हुँ, डेवलपमेंट तो कोई मुद्दा नहीं है। हुँ, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोबेबली हुँ, जो कि पलायन की बात करता है, हुँ, पलायन रोकने की बात करता है, हुँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता है, तो ये मुझे अपील किया। हुँ, और मुझे लगा कि प्रशांत किशोर मेरे ही पृष्ठभूमि के हैं, हुँ, और एक साधारण परिवार से निकलकर ये यूएन तक सर्विस किए हैं, हुँ, अफ्रीका में सर्विस किए हैं। बिल्कुल। कहीं न कहीं 2012-13 में हुँ, मोदी जी भी उनसे प्रभावित होकर हुँ, हुँ, उनको अपने साथ लिए, हुँ, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में चाय पे चर्चा और तमाम चीज़ें, हुँ, वो सब उन्हीं की देन है। जो स्लोगन उन्होंने दिया, हुँ, नैरेटिव बनाया, हुँ, जिसकी वजह से वो 14 का इलेक्शन जीत के उसके बाद कई लोग मुख्यमंत्री बने। हुँ, तो मुझे लगा कि ही इज़ अ वेल मीनिंग पर्सन, हुँ, एंड ही हैज़ वेरी नोबल इंटेंशंस। हुँ, इसके बाद हमने कुछ हाँ ना नहीं कहा, हमने ठीक है सर मिलेंगे। हुँ, फिर हम आए, दोबारा मिले, 2-3 बार मिले। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अब मैं सर आईएएस आईपीएस तो बहुत है बिहार में, मैं ही हुँ, क्यों? हुँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सर्वे टीम है, उन्होंने अपने सर्वे में पाया है हुँ, कि न केवल आप ज़मीन से जुड़े हो, न केवल लोगों से सरोकार है, हुँ, स्पॉटलेस आपका करियर है। हुँ, यू हैव बीन ऑनेस्ट एंड अपराइट। तो करेक्ट। मेरे गाँव से लेकर, हुँ, और मेरे काडर है हिमाचल प्रदेश, वहाँ हर जगह उन्होंने पता किया, हुँ, और जिसमें उनको लगा कि हमारा अच्छा रहा है, वो हुँ, बेदाग करियर यहीं रहा है। यहीं यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। सर। कैन कंटिन्यू देयर आफ्टर। हुँ, लेकिन पिछला जो बिहार इलेक्शन हुआ था, हुँ, जिसमें मेरे ख्याल से 238 पूरी की पूरी सीट पर जो है हुँ, जनसुराज पार्टी लड़ी। सर। और जब मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई किसको-किसको लड़ाया, कैसे-कैसे लड़ाया, हुँ, इंक्लूडिंग यू, हुँ, बाकी, तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि प्रशांत किशोर जी ने अपने कैंडिडेट्स जो है बहुत सावधानी से चुने हैं। और जिस तरह की चीज़ आप बता रहे हैं, आपके जैसे ही लोगों को उन्होंने हर जगह चुना है, स्पॉटलेस लोगों को चुना है, बहुत ही पढ़े-लिखे लोगों को चुना है सर। उन्होंने। हुँ, और इतना अच्छा सिलेक्शन मेरे ख्याल से जो है किसी पार्टी ने नहीं किया। वो अलग बात है कि हुँ, सारे के सारे लोग हार गए, हुँ, हुँ, इतनी जमानत कितनों की जमानत जब्त हुई। हुँ, हुँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ आप बताएँगे शायद कि नोटा से भी कम जहाँ कहीं-कहीं वोट मिले। वो बड़ा अजीब-सी स्थिति हुई, समझ में नहीं आया कि क्या है, बिहार की पब्लिक कैसी है, क्या है उनके दिमाग में, क्यों ऐसा हुआ? आप बता सकेंगे? देखिए, मैं ऐसा है, बिहार के लोग वैसे तो राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक हैं, हुँ, लेकिन ये भी बात है कि वहाँ शिक्षा और गरीबी दोनों है। बिल्कुल। सो जो हमारे जो प्रतिद्वंदी दल थे, हुँ, जैसे आरजेडी है एक, हुँ, आरजेडी ने नैरेटिव बनाया हुँ, हुँ। कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। हाँ, एक परसेप्शन जो है क्रिएट किया गया। हुँ, परसेप्शन ये बनाया गया, हुँ, बी टीम है। हुँ, और उसी तरह से बीजेपी ने अपना नैरेटिव बनाया हुँ, कि अगर जनसुराज को आप वोट दोगे, हुँ, तो आरजेडी आ जाएगी। हुँ, तो जनसुराज हैज़ बीन सिनोनिमस विद जंगल राज। हुँ, जनसुराज सॉरी, हुँ, जो आरजेडी है। हुँ, हुँ, तो आरजेडी के बारे में लोगों का अनुभव बहुत खराब है कि जंगल राज आ गया बिहार में, हुँ, हुँ, आरजेडी के हुँ, समय में। हुँ,
तो जंगल राज का जो डर है बिहार में अभी भी है, अभी भी है। तो किसी भी स्थिति में जंगल राज स्वीकार्य नहीं था। तो इसलिए वो जो है तो लोग सोचे कि अगर जन सुराज को हम वोट देंगे तो कहीं जंगल राज ना आ जाए, आरजेडी ना जीत जाए, इसलिए हमें चाहते हुए भी, हमें पसंद करते हुए भी लोगों को लगा कि अभी ये अनुकूल समय नहीं, दिस नॉट द राइट टाइम कि जन सुराज पूरा सत्ता में आ जाएगी। 2-4-10 सीट जीत भी जाएगा और कहीं आरजेडी आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमें चाहते भी थे वो लोग भी हमें वोट नहीं दिए और इस तरह से हम लोग बुरी तरह से हार गए। लेकिन इसके अलावा भी अनेक कारण थे सर। हम लोग का नया ऑर्गेनाइजेशन था, तो हमारा जो संगठन भी था इतना मजबूत और रोबस्ट अभी नहीं हुआ था। बिल्कुल। और तीसरी बात है कि चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, इनका जो फाइनेंशियल पावर है वो अनपैरेलल्ड है, बहुत ज़्यादा हम लोगों से आगे है। तो इलेक्शन में आपको मालूम ही है कि पैसे का कितना भूमिका है, तो हम लोग कहीं आसपास भी नहीं। ये भी मैं सवाल आपसे पूछने वाला था, लेकिन चलिए आप यहीं पे कवर कर लीजिए उसको कि बिना फंडिंग के पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में जो चुनाव का हमारे यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है और जिस ढंग से चुनाव होते हैं सर, उसमें तो ये पैसों का खेल है। तो शुरुआत से लेकर के टिकट मिलने से, बंटवारे से लेकर के जो है वो खरीद मतलब उम्मीदवार खरीदे जाते हैं, आपके जो है जीते हुए लोग खरीदे जाते हैं, तो पैसे का ही खेल है। जनसुराज पार्टी कैसे इसमें जो है जी पाएगी और कैसे? सर देखिए, इस पर मुझे एक कहावत याद आ रही है विद रिगार्ड टू पॉलिटिक्स। में पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है, हम लोग कॉलेज टाइम में पढ़ते थे कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस of getting vote from the poor and money from the rich at the pretext of defending each from the other. दोनों को बेवकूफ। ठीक है ना? आप कैसे बनाएंगे? लेकिन अब आप देखिए, लेकिन हमारी नई पार्टी थी, हमारे पास नो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, संगठन भी कमजोर, और आपको बताएं कि हमारे जितने कैंडिडेट थे, आप किसी भी कैंडिडेट से जाकर पूछिए, प्रोबेबली जन सुराज इज द ओनली पार्टी जिसमें पार्टी ने किसी भी कैंडिडेट से सिंगल पेनी नहीं लिया और टिकट दिया। केवल जो सिलेक्शन किया, यार्ड स्टिक था, कितना पढ़े लिखे हैं, पब्लिक से सरोकार है कि नहीं, और काम जीतने के बाद अच्छा से कर सकते हैं कि नहीं, यही क्राइटेरिया था। इसमें एक से एक धनपति लोग आउट हो गए, बाहुबली लोग आउट हो गए, तो अच्छे अच्छे लोग बचे। लेकिन अच्छा, इसके अलावा भी प्रशांत किशोर जी ने पार्टी फंड से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, किसी को एक रुपया नहीं दिया, जो भी पार्टी से पैसा आना था अकाउंट में दिया गया। सो एवरीथिंग वाज अकाउंटेड फॉर। तो ये शायद ही कोई पार्टी करती होगी जो कि हम लोगों ने किया। विद द रिजल्ट ये हुआ कि जब उम्मीदवार बहुत अच्छे होंगे तो उनके पास तो ब्लैक मनी होगा नहीं होगा। सही बात है। और हमारी पार्टी ने भी लिमिटेड पैसा दिया, तो विद द रिजल्ट कि ना हमारे पास संगठनात्मक क्षमता दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों जैसा था, ना हमारे पास बाहुबल था, और ना हमारे पास धन बल था। प्रचार प्रसार की सामग्री खरीदने में भी आपको बहुत पैसे लगते हैं। बहुत पैसा लगता है। और जितने आपको चैनल्स हैं, यूट्यूब है, बाकी उसमें अगर आपको करना पड़े, आपका प्रचार करना पड़े आपको, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। कहीं पैसे लगते हैं, पैसे कुछ होते और इसमें ये हुआ, और इसमें आप जोड़िए कि बिहार के लोग अशिक्षित और गरीब भी हैं, भोले भाले हैं, तो बीजेपी को फिर भी लगा कि जन सुराज ने हमारा खेल खराब कर देना है, तो इन्होंने हर असेंबली सेगमेंट में करीब 50 से 60 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया पोलिंग डेट के इवनिंग, एक दो दिन पहले 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया। वे कहावत है संस्कृत में, बुभुक्षिता किम न करोति पापम। बिल्कुल, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है, मैंने भूखा आदमी से कुछ भी करा लो, खाना देकर और पैसा देकर। इस तरह से भोले भाले लोगों को बीजेपी ने डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी किया। और उस समय छठ वगैरह का फेस्टिवल था, आपको मालूम है बिहार में छठ कैसे मनाया जाता है। महिलाओं ने उस पैसे से साड़ी खरीदा और पूजा सामग्री खरीदा, और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने छठ कराया है, हम इनको तो नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी प्रशांत अच्छे हैं, लेकिन नए हैं, इनको अगली बार देखेंगे। और इस तरह से करके अच्छे हैं लेकिन इनको अगली बार देखेंगे करके लोग हमारे को छोड़ दिए, हमें वोट नहीं दिए। तो ये सारे वजह रहे। तो आप ये बताइए मुझे कि ये
इतनी बुरी हार, जिसे हम बुरी हार ही कहेंगे सर उसको, सर ठीक है, मतलब सच तो सच है यस यस कि सर इतनी बुरी हार के बाद में हम्म आपकी पार्टी में और आप लोगों में, पूरे कैडर में, हम्म प्रशांत किशोर जी के हम्म दिमाग में वो मतलब क्या माहौल रहा उसके बाद? झटका तो लगा होगा, हम्म मतलब ये हम्म तो हम्म बुरा तो लगता ही है, इस तरह से हारना, हम्म बुरी तरह से हारना, ठीक है, तो हम्म। क्या माहौल था उसके बाद में? देखिए नेचुरली हम सभी लोग आदमी ही हैं, तो हारने के बाद थोड़ा सा भी मोरल डाउन होता सेटबैक था। है। बट आपको बताऊं सर मैं कि प्रशांत किशोर के साथ मेरा सौभाग्य है कि पिछले हुँ, मैं 6-8 महीने से मैं क्लोजली काम कर रहा हूं। हुँ, स्पेशली मैंने उनको हार के बाद देखा। हुँ, हार से पहले तो 2-4 मीटिंग होती है, नॉर्मल जो ड्राइंग रूम मीटिंग होती है। हुँ, सो मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखा कि हार के बावजूद इस आदमी के उसमें जुनून में कोई कमी नहीं है। हुँ, एक एक शेर है, हुँ, गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, हुँ, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सही बात है। सो आप तो लड़ाई लड़ोगे तो गिरोगे ही, हुँ, घुड़सवारी करोगे सीखोगे तो गिरोगे ही। हुँ, हुँ, कितना जल्दी उठ के खड़ा होकर दौड़ने लगते हो, वो आदमी मंजिल पर पहुंचता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कम वाट में हुँ, एकदम तुरंत अभियान पर लग जाना है। जो आदमी 238 सीट में कुछ ही सीट का जमानत बचा पाया हुँ, हुँ, और मुश्किल से हफ्ता दिन बाद हुँ, हम लोग पूरे बिहार का दौरा शुरू कर दिए और हमारा संगठन को भंग करके नए सिरे से संगठन बनना शुरू कर दिए। हुँ, आज हमारा पूरे बिहार में संगठन बन चुका है। हुँ, तो मैंने देखा प्रशांत किशोर में, वो आदमी न केवल उसमें विजन है, हुँ, न केवल उनमें दृढ़ संकल्प है, हुँ, एक अपने लक्ष्य को परस्यू करने के लिए जिद है। हुँ, मैं तो ये मानता हूँ कि सफल होने के लिए हुँ, योग्य होना तो ज़रूरी है ही है, हुँ, ज़िद्दी होना भी बहुत ज़रूरी है हुँ। और ज़िद्दी है वो आदमी। मैं यहीं पे आपको रहूँगा, सर उसी जिद जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सटीक चीज़ बोल रहे हैं, हुँ, और उसी जिद की वजह ये है कि हुँ, उन्होंने एक भी सीट से अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी चुनाव लड़ा नहीं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। और सब छोड़-छाड़ करके आकर के अभी ये बांकीपुर में जाकर के खड़े हो गए। वो भी ऐसी जगह पर जो कि पारंपरिक रूप से जो है, वो तो बीजेपी का गढ़ था। हुँ, 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 कितने साल, आप हुँ। जानते होंगे बेहतर, कितने सालों से वहाँ पर जो है कोई और जो है जीत ही नहीं पाया, 30-35 साल से ठीक हाँ। है? हुँ, और वहाँ इतनी हिम्मत, इतनी बुरी हार के बाद भी जो व्यक्ति वहाँ जाकर करके हुँ, चैलेंज लेता है और हुँ, खुद हुँ, खड़ा होता है, हुँ, हुँ। ये वो लीडर की क्वालिटी है जो कि बोलती है कि मेरे पीछे आओ, मैं आगे हूँ, मैं चल रहा हूँ। और सबसे खतरनाक सीट मेरे, मैं कहूँगा कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो है ये लड़ाई लड़ी और इतनी अच्छी तरह से जीते। सर आपने हिंदी मूवी में देखा होगा हुँ, कि एक जो विलेन होता है, हुँ, वो अपने एरिया का दादा होता है हुँ, और वहाँ पे कोई कुछ भी उसके अनुसार नहीं चलता, हफ्ता हुँ, वसूलेगा, ये करेगा, वो हुँ, करेगा और सडनली एक हीरो जाता है हुँ, और वो कहता है कि ठीक है इसके गढ़ में घुस के इसको लड़ाई करेंगे। तो बिल्कुल। उसके गढ़ में जाता है और उसको हरा देता है, हुँ, वहीं की पब्लिक उसको हीरो मान लेती है। एग्ज़ैक्टली। सो इस केस में ये हुआ, मैं ये हुँ, नहीं कह रहा हूँ कि हुँ, कोई विलेन है, कोई हीरो है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण दे हुँ, रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो जब बांकीपुर की लड़ाई आ गई सामने, हुँ, हुँ, तो हुआ कि कौन लड़ेगा? हुँ, अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हुँ, भले हारे हैं, हुँ, लड़ना तो है ही है। लड़ना है। तो पिछले विधानसभा में क्या किया था कि बीजेपी ने हमारे 2-3 उम्मीदवारों से हुँ, नॉमिनेशन वापस करा लिया था। हुँ, हुँ, तो इसलिए हम लोगों को डर था हुँ, कि अगर हम किसी आम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हुँ, तो हो सकता है कि डराकर हुँ, या रुपए पैसे का प्रलोभन देकर हुँ। नॉमिनेशन के बाद जब होता है ना विड्रॉल, हाँ, उसका तो टाइम ही हमारा नहीं, विड्रॉल करा ले, उसका टाइम ही नहीं बचता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हुँ, हैं। हुँ, तो हमारे पास पहला नंबर की ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए हुँ, कि कम वाट में हुँ, किसी भी हालत में हुँ, न डरे, न किसी प्रलोभन में आए हुँ, और आँख में आँख देखकर भाजपा के साथ बात कर सके। हुँ, 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 तो ये कौन है? हुँ, तो सब लोग कहने लगे, अच्छा हम लोग जब घूमने लगे क्षेत्र में, हुँ, तो पब्लिक भी डिमांड करने लगी कि प्रशांत किशोर हुँ, विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। हुँ, उनका होम कॉन्स्टिट्यूंसी करगहर है रोहतास जिला में, करेक्ट। तो वहाँ से भी नहीं लड़े। हुँ, बीच में बात चली कि राघोपुर से लड़ेंगे जहाँ से तेजस्वी यादव तेजस्वी लड़ वाले, रहे हाँ, थे, हुँ, तो नहीं लड़े, तो उनका लड़ना भी ड्यू था। हुँ, हुँ, दूसरा कि मीडिया वाले कहते थे कि अपने लोगों को तो लड़ा के हरवा दिए, खुद नहीं हाँ, लड़े, हाँ, ये बात भी थी। हुँ, तो ये भी एक था। हुँ, और तीसरा ये था कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, हुँ, तो यहाँ हमारा मजबूत आदमी ही लड़ना चाहिए। हुँ, क्योंकि जब मीटिंग हुई तो हमने भी उस मीटिंग में कहा कि यहाँ पे हुँ,
हर बूथ पर हुँ, बीजेपी का एमएलए दिखेगा, वहाँ उनका एमपी दिखेगा, मिनिस्टर्स दिखेंगे, हुँ, और पैसे की तो कोई बात ही मत करो। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा भी बेस्ट होना चाहिए यहाँ से। हुँ, सो हमारे जितने कार्यकर्ता थे हम हुँ, लोग, चाहे पार्टी के पदाधिकारी थे से हुँ, लेकर और पब्लिक, सबने एक स्वर से प्रशांत का नाम लिया हुँ, कि प्रशांत किशोर को ही ये लोग दबा नहीं सकते, हुँ, डरा नहीं सकते, हुँ, खरीद नहीं सकते। हुँ, और पूरा बिहार में हुँ, और पूरा इंडिया में इनका ऐसा इमेज है हुँ, कि प्रशांत किशोर ही इनको शिकस्त कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि आपको महाभारत काल का याद होगा, हुँ, जो चक्रव्यूह में आप जब घुस रहे हैं, हुँ, तो या तो अभिमन्यु बन के शहीद हो जाइए हुँ, या अर्जुन बन के चक्रव्यूह का भेदन करिए। हुँ, तो हम लोगों ने अपने अर्जुन को चुना बिल्कुल। और कहा कि आप ही घुसिए इस चक्रव्यूह में हुँ, और इसका भेदन करिए। प्रशांत किशोर ने इनके चक्रव्यूह का भेदन किया, इसलिए प्रशांत किशोर को आपका चुना। आपका उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जहाँ तक मुझे मालूम है। सर, जैसे ही नितिन नवीन का रिजाइनेशन हुआ, हुँ, हुँ, तो लग गया था कि अब तो ये चुनाव होना ही होना है 6 महीने में। हुँ, हुँ, सो हम लोग जो अभी फील्ड में घूम रहे थे, हुँ, तो हम लोग थोड़ा-सा रणनीति बदले हुँ, और कहे कि फ़िलहाल हमें प्राथमिकता देनी देनी होगी बाकी के चुनाव पर। हुँ, हुँ, और हम लोग लग गए। तो मैं भी था लगा हुआ, और भी अनेक लोग थे लगे हुए थे। हुँ, हुँ, तो ख़ासकर चुनाव में हमारे पूरे बिहार से लोग आए थे। जितने लोग वॉलंटियर किए कि हम लोग आके प्रशांत जी के लिए काम करना चाहते हैं, हुँ, सब लोग लड़े। और ये लड़ाई कार्यकर्ता इस रूप में सर लड़ा है हुँ, कि वही प्रशांत है, हुँ, करेक्ट। वही प्रशांत है। हुँ, आपको याद होगा कि मोदी जी के इलेक्शन में एक बार आया था ना, मैं भी चौकीदार हूँ, हुँ, मैं भी चौकीदार हूँ। हुँ, तो हर कार्यकर्ता जो बांकीपुर में लड़ रहा था, हुँ, वो मन में यही बार-बार सोच रहा था कि मैं ही प्रशांत किशोर हूँ, मैं भी प्रशांत किशोर हूँ, जैसे कि अपने लिए लड़ रहा था। ये जन स्वराज पार्टी के लिए और हर कार्यकर्ता के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। ये था कि या तो हमें संजीवनी मिलेगा या हम मृत हो जाएँगे। तो हम लोगों ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, और काफ़ी कठिन लड़ाई थी, और ईश्वर की भी कृपा हुई, जनता भी जनार्दन है, उनका आशीर्वाद मिला, हम लोग विजयी हुए। तो आप लोग पब्लिक को कन्विंस कैसे कर पाए, ये बताइए? क्योंकि वहाँ की तो जनता पढ़ी लिखी भी है। बांकीपुर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, सर, और बाकी का बिहार देखा जाए, तो वहाँ पर एजुकेशन ठीक-ठाक है, लोग पढ़े लिखे हैं, और बाहर से भी लोग वहाँ पे बहुत आए हुए हैं, और एक तरह से वो सिटी का माहौल है, तो वो हुँ। तो आप लोगों को किस बात पे कन्विंस कर पाए, और जहाँ वो फेल हो गए और आप विजयी हुए? देखिए सर, बांकीपुर को अगर देखा जाए, हुँ, पटना का सेंट्रल एरिया है। हुँ, इसको आप जैसे बिहार की राजधानी पटना है, हुँ, और पटना का दिल कह सकते हैं बांकीपुर, बिल्कुल। वो सेंट्रल एरिया हुँ, है। तो बांकीपुर में धनी लोगों की संख्या बहुत है, हुँ, पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत है, हुँ, और सर्टेन एरियाज़ में हुँ, ये भी है, जो झुग्गी-झोपड़ी है, हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो वो भी है, मिक्स है, हाँ। मिक्स्ड है। हुँ, तो जहाँ तक पढ़े-लिखों की बात है, हुँ, तो पढ़े-लिखे लोगों को तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत पसंद आते थे बिल्कुल। कि प्रशांत पढ़े-लिखे हैं। हुँ, जो आदमी गाँव से लेकर यूएन तक काम किया है, हुँ, जो चीफ मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री को वो बनने में कंधा लगाया है, हुँ, उस आदमी के मेरिट पर कोई प्रश्न नहीं है। नहीं है। तो वो तो नेचुरल में उनके चॉइस थे। हुँ, बट हमारे लिए संकट ये था हुँ। कि वो सारे भाजपाई थे। वो सारे लोग हाँ, भाजपा के कोर वोटर थे। हुँ, और दूसरा हुँ, कि ज़्यादा अमीर और पढ़े-लिखे लोगों में वोट जाके पोलिंग बूथ पे जाके खड़ा होके 2 घंटा धूप में, हुँ, वो क्षमता नहीं होती, कम जाते हैं लोग। हुँ, हुँ, तो जो हम जिनको हम कन्विंस कर सके, उनको कैसे ले जाएँ बूथ पर, हुँ, ये चैलेंज ये था। चैलेंज है। प्रशांत किशोर जी से वो प्रभावित थे, बट उनको ले जाके वोट डलवाना हुँ, एक चैलेंज हुँ, था। और दूसरा, जो जो गरीब थे, हुँ, हुँ, उनको बीजेपी अपने तरीके से खरीद सकती बिल्कुल। है वही ना? आपने जो थोड़ी देर पहले बताया, हाँ, तो भूखे पेट। वो सब भूखे पेट वाली बात है, हुँ, वो सब था, तो ये चैलेंज था। हुँ, हमने हमने क्या कहा, जो पढ़े-लिखे और संभ्रांत लोग थे, धनी हुँ, लोग थे, उनको हमने कहा कि आप अगर बीजेपी के भी वोटर हैं, हुँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हुँ, हमें। हुँ, एक सीट बीजेपी हार जाएगी तो उनकी सरकार नहीं गिरेगी। हुँ, लेकिन 30-35 साल से बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, हुँ, यहाँ पर एमएलए है। हुँ, तो अगर ये एमएलए हार जाते हैं और प्रशांत किशोर बनते हैं, हुँ। तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, आपका कदर बढ़ जाएगा विद इन बीजेपी में। ओह! आपका आज कदर नहीं है, सही वो बात है। जानते हैं कि हाँ, हाँ, आप तो वोट दीजिएगा हाँ। हमें। मतलब वही वही आपका एक सुना था, पता नहीं हाउ फार इट इज़ ट्रू, कुत्ता-बिल्ली भी लड़ेगा तो भी तो जय। हाँ, हाँ, इन्होंने इस तरह से कहा था हाँ,
कि ऐसा ऐसा हम कोई भी जीतेंगे तो बढ़ जाएगा। तो आज की बीजेपी हम्म, आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूर समझती है, एंड टेकन यू हैव बीन टेकन फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड। वही कि तो अगर आप हारेंगे तो ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार गिरेगी, हम्म, लेकिन आपका कीमत बढ़ जाएगा। हम्म, तो एक तो पॉइंट ये होगा आपके फेवर में। दूसरा कि बीजेपी सोचेगी कि जब हम अपने गढ़ में हार गए तो बेहतर काम करना तो पड़ेगा काम हम करें बेहतर। हम्म, तो बीजेपी की सरकार 4.5 साल है, हम्म, इस क्षेत्र में जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है हम्म, उसको करेंगे। हम्म। तीसरा, जबकि एमएलए भी उन्हीं का है, एमपी भी वही का है, उन्हीं का है उस डबल इलाके इंजन में। की हाँ, सरकार है, दिल्ली से मतलब लेकर वहां तक है। हम्म, तीसरा कि जो बीजेपी के और एनडीए के, जेडीयू के दूसरे एमएलएज हैं, 202 हैं पूरे बिहार में, वो सोचेंगे कि जब बांकीपुर जैसा मेरा किला ढह गया तो हम लोग तो टीला हैं, करेक्ट। हमारा किला ही ढह गया तो बाकी सब तो टीला है, तो टीला ढहने में कितना देर लगेगा। तो वो अपने क्षेत्र में भी काम करेंगे तो पूरे बिहार में काम होगा, सरकार में उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा। सरकार सोचेगी कि अब जाति धर्म पे नहीं, विकास पर काम होगा, विकास कर लो, अभी से समय है, चेत जाओ। तो इस तरह से ये आपके हित में है। एक बदलाव। और दूसरा कि आज भाजपा इतने चूर है अपने अहंकार में कि कहती है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो जीत जाएगा। तो थोड़ा इनका अहंकार कम होगा, इनको लगेगा कि केवल नारेबाजी से चुनाव नहीं जीता जा सकता, काम करना पड़ेगा जमीन पर, उत्तरदायित्व चाहिए, है ना, जवाबदेही तय होगी। तो इसलिए आप बीजेपी के शुभचिंतक भी हैं तो भी बीजेपी के भी हित में है, आपके हित में है, प्रदेश के हित में है और पूरे राज्य के देश के हित में है कि जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की जाए, रोजगार सृजन की बात की जाए, पलायन रोकने की बात की जाए। ये सब पढ़े लिखे लोगों को अपील किया और इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग वोट देने जाएंगे और उन्होंने वोट दिया। जहां तक गरीबों की बात है, गरीबों को कहा गया कि मान लीजिए कि 10,000 रुपया आपको दे दिया गया या कोई आके पैसा दे देगा, रुपया पैसा, तो क्या 10,000 रुपया से या क्या 1 लाख रुपया से आपका परिवार जीवन चल जाएगा? कितना दिन चलेगा? नहीं चलेगा। हम लोग तो बात करते हैं रोजगार सृजन की बात करते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। इससे क्या है कि आपकी जितनी समस्याएं हैं, पलायन से लेकर रोजगार, और आपके बच्चे, आपका पति, आपका भाई आपके साथ रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है बिहार के प्रॉब्लम का। इसलिए कोई पैसा देता है तो रख लीजिए, लेकिन वोट नहीं, वोट देते समय केवल एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये वोट दे रहा हूँ इनको? क्या इनको वोट देने से हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा? क्या ये आदमी प्रशांत किशोर से बेहतर है? तो सारे उम्मीदवारों में कौन बेहतर है, सारे पार्टियों में कौन बेहतर है? क्या हमारे बिहार के लिए ठीक है? क्या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक है? क्या बिहार की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए ठीक है? तो इस तरह से करके उनको भी किया। और आपको बताएं सर कि लोगों को पैसा भी दिया गया है, लेकिन पैसा लेने के बावजूद कई लोगों ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ लोग गरीब हैं, अपने ले भी लिए, लेकिन उन्हें झंडा बदल दिया। जैसे लोग पैसा देके गए अपना झंडा बदल दिया, जनसुराज का झंडा गाड़ा। तो पैसा लेने के बावजूद लोगों ने जनसुराज का को वोट दिया है। तो समाज के हर वर्ग का, हर तबके का, हिंदू, मुसलमान, अब ऊपरी जाति, पिछड़ी जाति, बीच की जाति, सब लोगों ने प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज को वोट दिया है। ये जनता की ताकत है और ये जनबल की ताकत है, जिसके सामने बाहुबल और धन बल औंधे मुंह पड़ गया, शिकस्त हो गया सर। अच्छा, आप ये बताइए, अभी जो माहौल चल रहा है, जब तक हमारा पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक और कैसा माहौल रहेगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप लोग बेहतर जानेंगे। जेन जी जो है बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और बहुत सारे उनके सवाल हैं और उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। तो जन जी की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो है एस्पिरेशंस हैं, उनको आप जन स्वराज पार्टी कैसे मीट करेगी? उनको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? उनके लिए आपके पास में क्या ऑफर है? देखिए सर, अगर आप जेन जी की अपेक्षाओं को देखिए तो आज का जो यूथ है वो जाति धर्म संप्रदाय बाद में उलझ के नहीं रहना चाहता। हाँ, ये तो प्रोटेस्ट में भी दिख गया उनके जो है सब तरह के उसको वो कहता है कि जाति धर्म और संप्रदायवाद को एक साइड में रख दो, पहले हमारा जीवन, शिक्षा की बात की जाए, रोजगार सृजन की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तरक्की की बात की जाए, प्रोस्पेरिटी की बात की जाए। तो अपेक्षा यूथ का ये है कि हमें ये सब मिलना चाहिए।
तो एक तरफ आप तो दावा करते हैं कि भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, दुनिया की इकोनॉमी बन जाएगी, हम इतना करोड़ों रोजगार देंगे, रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, इकोनॉमी बन रही नहीं रही है। उल्टे आप बच्चों को लाठी मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, जब वो रोजगार की बात करते हैं तो डंडा मार रहे हैं, तो लोगों को लगा, अब तो चिन्हित कर करके दूसरे ढंग से भी यूथ परेशानी को हो रही लगा है। कि हमारी जो अपेक्षाएं थी इन सरकार से, ये तो हमें ठगी किया है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, तो मोह भंग होना। और जब मांस का मोह भंग होता है, देखिए जुआ जिधर जाते हैं उसी की सरकार बनती है। जुआ हमारे समाज की रीढ़ है, हमारे देश के भविष्य हैं। तो वो एक कहावत है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। करेक्ट है ना। तो जुआ ही तय करते हैं कि हमारे समाज की दशा और दिशा कैसे होगी। तो जुआओं का जो मोह भंग हुआ है भाजपा से, नहीं वो तो उनसे वो तो हो गया। आप बताइए आपके जो है हम लोग कैसे टैकल कैसे करेंगे उसको टैकल तो आप देखिए, अगर जुआओं के एस्पिरेशंस को अगर देखा जाए, 4-5 भाग में बांट दिया जाए, तो बिहार अस्मिता की बात अगर हटा भी दीजिए, क्योंकि पैन इंडिया मूवमेंट है एक तरफ से, तो मेन तो उनका यही है कि हमारा रोजगार सृजन होना चाहिए। पहले तो परीक्षाओं से शुरू कर दीजिए। परीक्षा में परीक्षा फेयर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो परीक्षाएं न टाइमली हो रही हैं, न फेयर हो रही हैं, न ट्रांसपेरेंटली हो रही हैं। जो कंपटीशन हो रहे हैं, जो वैकेंसीज भरने की बात है, वो बहुत सारी खाली हैं और वो टलती जाती हैं, लीक हो जाता है। फिर उसके बाद जो है तो वो जो बार बार तैयार करते हैं हर एक कंपटीशन के लिए और वो नहीं हो पाता है, तो लोगों का साल बर्बाद होता है। इतना तो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। साल बर्बाद होता है, इतना लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। कोई एग्जाम के बाद कहीं टूर पे जाना चाह रहा है, किसी का शादी रखा हुआ है, किसी का कुछ रखा हुआ है, और फिर उस हाई पिच पर दोबारा अपने को सस्टेन करना अनदर साल 2 साल बड़ा कठिन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो हमारे जो पिछले 2-4-5 साल में जो हुआ है, ऐसा लग रहा है कि या तो सरकार जो परीक्षाओं को सही ढंग से कराना ही नहीं चाहती है या कराने में असक्षम है। तो आपका रोड मैप बताइए। तो हमारा रोड मैप, आप अभी सरकार तो बना नहीं सकते हैं और अभी समय लगेगा। आप सरकार को किस तरह से जो है मतलब प्रेशर डालेंगे? क्या आप जो उनको आइडिया देंगे? क्या आप उनको फोर्स करेंगे करने के लिए, जिससे कि इन समस्याओं का हल निकले? तभी तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। अब जैसे देखिए सर, जैसे आईआईटी का एग्जाम है, तो आईआईटी के एग्जाम का तो पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, वो तो हर बार अलग अलग आईआईटीज को जिम्मेदारी दी जाती है और तो उसके हिसाब से करते हैं। इसका वजह क्या है कि आईआईटी का एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में नहीं, ऑनलाइन मोड में होता है। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखेगा, उतने देर में आप दबा दीजिए जो बटन दबाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम। तो इसमें बहुत ही संभावना कम है या जीरो के बराबर है इसको टेम्पर करने का। तो पहली बात तो ये है कि चाहे नीट का एग्जाम हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, क्यों जरूरी है कि हम ऑफलाइन मोड में करें। अगर आईआईटी द्वारा कंडक्ट किया हुआ एग्जामिनेशन टाइम टेस्टेड है, ट्रांसपेरेंट है, रोबस्ट है, फुल प्रूफ है, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएं। इसको अपनाने में इतना साल लग गया कि इतने लाखों छात्रों का भविष्य को आपने गर्त में गिरा दिया। तो पहला तो हम लोग ये करेंगे कि जहां भी बड़े लेवल पर एग्जाम होता है वहां पे हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन करें। एक हो गया जिससे कि ये फुल प्रूफ हो। बिल्कुल। तो जब लेकिन सब एग्जाम तो बड़े लेवल पे नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि छोटे लेवल पर हैं, स्टेट के हैं और भी छोटे लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के जो है एग्जाम है जो कि वो भी, वहाँ पे भी यही दिक्कत है। सर आज हर जिला में कंप्यूटर लैब है, हर स्कूल में कंप्यूटर, हर अच्छे स्कूल में कंप्यूटर लैब है। तो जैसे सिविल सर्विस का भी एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज जिला में एग्जाम हो रहा है, तो कुछ तो सेंटर चिन्हित हुए हैं ना कि वहाँ पर एग्जाम होता है। क्यों? वहाँ पर वो सब फैसिलिटीज हैं। हम ऐसे जगह को शिनाख्त करेंगे, और चाहे वो प्रदेश लेवल का एग्जाम हो या प्रमंडल लेवल का हो या जिला लेवल का हो, हम उन्हीं सेंटर पे करेंगे जहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। पॉइंट टेकन। ये आपका एक एग्जाम पेपर लीक से रिलेटेड ये हो गया। अभी जो जॉब जो है पैदा करने के लिए, जो है रोजगार सृजन के लिए, उसके बारे में आप लोगों की क्या वो है रोड मैप है और किस तरह से आप उसको करेंगे? देखिए सर, अभी जैसे क्योंकि आपने खुद ही देखा है कि पीओसीयूज तो घटते जा रहे हैं, ठीक है,
और प्राइवेट कंपनीज़ के जो है जो जॉब्स हैं और जो टर्म्स कंडीशन है वो आपने देखा है। गिग वर्क के बारे में आपको पता ही है, ठीक है? ये तो सब जानते हैं, ज़्यादा इसके बारे में हम क्या बात करें। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। आप एग्री करते हैं? यस। वेलफेयर स्टेट है। तो क्या आप इसको जो कॉर्पोरेट के ढंग से चलाना चाहेंगे? यानी गवर्नमेंट का काम क्या हर चीज़ में पैसे कमाना, प्रॉफ़िट बनाना है? या जो गवर्नमेंट जो के ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो पीएसयूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनको जो है लोगों को रोज़गार का अवसर दें, वो। दोनों में जो है आपको एक वाया मीडिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो घाटे में थोड़ी-सी हुई उसको बेच देना है। तो क्या प्रॉफ़िट कमाना ही गवर्नमेंट का काम है? आप लोगों का इस बारे में जो है क्या देखिए सर, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हुँ, ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। यस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाँ, वेलफेयर स्टेट का जो मोटिव होता है हुँ, कि कैसे स्टेट के रिसोर्सेज को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, बिल्कुल, जिससे कि उसका लाभ हुँ, आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदमी तक पहुंचे। हुँ, आपने देखा होगा कि जन स्वराज के में हम लोग गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हुँ, हैं। हुँ, हमारे लोगों में गांधी जी का फोटो है। हुँ, सो गांधी जी भी यही कहा करते थे कि जब राज्य की पॉलिसी बने, हुँ, तो पॉलिसी सही है कि नहीं ये डिसाइड करने से पहले एक चीज सोचो, हुँ, इसका लाभ हुँ, समाज के आखिरी पायदान के आदमी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्टेट हुँ, दोनों एंटीथेटिकल हैं, हुँ। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो आपकी पॉलिसी तो क्या है इस पे? हमारी पॉलिसी इस प्रकार के है हुँ, कि हम जो रिसोर्स जनरेशन तो हम करें, हुँ, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका यूज है, हुँ, जैसे कि बिना शिक्षा के सुधार नहीं हो सकता। हुँ, आपने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर जी बोलते हैं हुँ, कि हम लोग सत्ता में आए, शासन में आए, हुँ, तो हमारा पहला पॉइंट होगा शिक्षा। हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल, हुँ, बिहार का यूएसपी क्या रहा है? हुँ, बिहार ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, तो ये महावीर की भूमि रही है, हुँ, ये बुद्ध की भूमि रही बुद्ध है। की भूमि रही है, हुँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी, हुँ, चाणक्य और तेलंगाना, चंद्रगुप्त की हुँ, भूमि रही है, हुँ, आर्यभट्ट की भूमि रही है, हुँ, और यहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। हुँ, भारत कभी विश्व गुरु था, वहीं की वजह से तो था। बिहार का इसमें अहम योगदान था। हुँ, केवल बिहार का मैं नहीं कह सकता, हुँ, लेकिन अहम योगदान था। हुँ, अहम था। तो बिहार को हमने अगर विकसित करना है, हुँ, तो हमें बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि बनाना जरूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि शिक्षा मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, और हमारा प्रयास होगा कि 5 साल में हर प्रखंड में बिहार का नेतरहाट टाइप स्कूल आए, हुँ, जिससे कि बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन हो। अगर हमारा प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल क्लास और हाई स्कूल तक का एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा, हुँ, नींव मजबूत नहीं होगी, तो हम बाहर से यूनिवर्सिटीज बुला के हम एलएससी का एक सेंटर खोल दें पटना में, हम कैम्ब्रिज का सेंटर खोल दें पटना में, और हार्वर्ड का खोल दें, उससे क्या होगा? हमारा तो नींव कमजोर रहेगा। तो हम शिक्षा को एक तो दुरुस्त करेंगे हुँ। कि नहीं, हमारे एक अब फिर से आपको टोकूँगा। अभी शिक्षा तो हमने आपने ठीक है, मजबूत करेंगे, आपका एक पॉइंट हो गया। अब इन शिक्षित व्यक्तियों का क्या करेंगे? आ रहे हैं सर उस पर। हुँ, तो अब देखिए, गवर्नमेंट सिस्टम में हुँ, सर्विसेज तो लिमिटेड होते हैं, हुँ, तो हर आदमी को सर्विस नहीं दिया जा सकता, हुँ, ठीक है ना? भारत सरकार ने हुँ, 2015 में हुँ, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाया, हुँ, और उस पर काम भी शुरू हुआ। हुँ, लेकिन जो लोग स्किल्ड हुए, हुँ। उनको रोजगार से नहीं जुड़ा गया, इसलिए लोग तो स्किल हुए, लेकिन उनको रोजगार नहीं, नहीं वो मिला। स्किल में का एस और के खत्म हो गया वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, हुँ, हुँ, तो आपको एजुकेट तो करता है, हुँ, बट इट डज नॉट गिव एम्प्लॉयबल स्किल इन यू। करेक्ट। तो एम्प्लॉयबल स्किल नहीं देता है। हाँ, आज तो हम बीए, लोग पहले जो बीए का की जो वैल्यू थी, वो आज की तारीख में बीटेक की वैल्यू है। तो बीटेक करके भी लोगों को जॉब नहीं मिलता है। इवन आईआईटी के भी बीटेक को जो है इतनी आसानी से मैं आजकल सर जॉब उसी नहीं मिलते पॉइंट पे हैं। आ रहा हूँ, उसी हुँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। हुँ, हम लोगों की सोच ये है हुँ, कि जैसे लड़का 10वीं पास किया, हुँ, तो 11वीं 12वीं कटिंग एज है। हुँ, उसके बाद 12वीं के बाद आपने फील्ड चुनना है, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हुँ, एनडीए में जाएंगे। हुँ, तो 11वीं 12वीं में हम लोग एक ऑप्शन देंगे हुँ, कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में स्किल हासिल करना चाहते हो, हुँ,
प्लम्बर के क्षेत्र में, कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन, किस किस क्षेत्र में क्या स्किल हासिल करना चाहते ठीक है। हो, वो चीज़ लेकर हम्म, हम लोग फॉर्मल एजुकेशन से उसको जोड़ेंगे। हम्म, ठीक है, अगर फैमिली ट्रेडिशन से कोई चीज़ सीखा है, जैसे कोई कारपेंटर परिवार का है, कारपेंटरी जानता है, जिसको बोलते हैं और उसमें वो इंटरेस्टेड भी है। इंटरेस्टेड भी है, हम्म, अगर पहले से वो योग्यता है तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल। बिल्कुल। तो हम उसका टेस्ट लेंगे कि इस लेवल का आप ऑलरेडी कारपेंटर हो, तो आपको आप और इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो 12वीं होते होते वो न केवल 12th पास करेगा, उसको अपने चोजन फील्ड में हम सर्टिफाई करेंगे कि ये इस लेवल के कारपेंटर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं या प्लम्बर हैं। ठीक है। ठीक है सर, इससे क्या होगा, और उसका डेटा बैंक बनेगा, पैन इंडिया, पैन बिहार डेटा बैंक बनेगा, और जितनी जो कंपनियां हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन किसी को चाहिए तो नहीं, वो समझ उस गए। साइट वो पे जाएगा। ये रोजगार सृजन का भी आपका जो है ठीक है, आइडिया सही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके अगर उसमें है, हालांकि ये सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने नंबर ऑफ एमएलएज एमपीज आपकी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, तब जा करके आप खुद इम्प्लीमेंट तो आप अभी करने लायक स्थिति में नहीं है, जी लेकिन आप गवर्नमेंट से इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, जब आप जो है के पास में एडिक्वेट फोर्स हो, आप जो है उसको कन्विंसिंग ढंग से उसको जो है उनको जनता को बोले, और जनता जो है इसके बारे में जो है वो डिसीजन ले और जो उसको प्रेशर डाले। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि आप आज से 10 साल बाद जो है अपनी जन स्वराज पार्टी को कहाँ देखते हैं? क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा, अभी जो है एक इलेक्शन तो अभी जो है बिहार का ही इलेक्शन अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर। और जिस तरह से हम लोग शुरुआत हम लोग बिल्कुल अच्छा किए थे, लेकिन हमें शुरुआत में ही शिकस्त मिल गई। नहीं, वो तो मुझे लगता है फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, बहुत सारे पिलर बनाए आपने। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने देना होता है तो वो सोचता है कि आपको एक टेस्ट से होके गुजरना है, ठोक बजा के टेस्ट कर ले कि आप इसके पात्र हो कि नहीं हो, है ना। जैसे कि एक बार अर्जुन ये कहा अश्वत्थामा ने कि मुझे अर्जुन का धनुष उठाना है, तो अर्जुन ने कहा कि लो आप ले लो धनुष, तो हाथ में पकड़ा, गिर गया, अर्जुन का धनुष ही नहीं उठा अश्वत्थामा से। तो अगर बड़ी जिम्मेवारी देना है तो ईश्वर अपने तरीके से परीक्षा लेता है। हीरा जो है कोयला के खान से निकलता है, लेकिन हीरा वही बनता है। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। सही है। सूरज भी प्रकाश तब निकालता है जब उसको जलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज सर इस चर्निंग प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, और ईश्वर कहीं ना कहीं शिकस्त दिया ये बताने के लिए कि ये मत समझो कि हम इसके लिए बिल्कुल सक्षम हैं, योग्य हैं, और अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और ये ब्रेक देकर उन्होंने एक बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर, जैसे सूर्योदय से पहले लालिमा निकलती है, एक लालिमा की तरह जन स्वराज पार्टी का उदय हो रहा है, और ये बता रहा है कि बिहार में लालू प्रसाद जी के, नीतीश कुमार जी के, रामविलास पासवान जी के युग का अंत हो चुका है, और प्रशांत किशोर के रूप में एक नया सूर्योदय हो रहा है। यही बिहार का तारनहार होगा, इसी से बिहार का कायाकल्प होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बेस्ट है और प्रशांत किशोर श्रेष्ठ है। चलिए, आपके बाकी पुर से तो आपका सूर्योदय हो गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आईपीएस की अच्छी खासी सर्विस छोड़ करके और जो ये पॉलिटिकल एरिना में जो है मैं हिम्मत कर करके इसमें प्रवेश किया है, आप अपने आप को जो है आज से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए सर, इसका उत्तर तो बहुत ही सिंपल है। मैं जनरल वीके सिंह के साथ मैं उनका निजी सचिव रहा हूँ। एक बार बातचीत में, अनौपचारिक बात में उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं जयपुर से उधर राजस्थान से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, बट एक दिन मोदी जी का फ़ोन आया और कहा कि जनरल साहब आप मैं चाह रहा हूँ कि गाजियाबाद से आप चुनाव लड़िएगा। तो उन्होंने कहा कि सर मैं फौजी हूँ, जहाँ से आदेश होगा वहीं से लड़ूंगा। मेरा उत्तर यही है, मैं एक फौजी हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, प्रशांत किशोर मेरे जनरल हैं, जहाँ से कहेंगे और जिसके खिलाफ कहेंगे उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। हार जीत की मैं चिंता नहीं करता हूँ,
क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इनफैक्ट आपसे बात करते-करते तो मतलब जो है मुझे लगता है कि घंटों निकल जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए और अभी जो हाल की जो सक्सेस है इसके बारे में भी बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा हमारे स्टूडियो में फिर से आएँ और कुछ और बातें हम करेंगे जन स्वराज पार्टी के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और आपका जो प्रॉपर रोड मैप है क्योंकि वो एक लंबी बात है और लोगों को जानना भी चाहिए इसके बारे में, तभी तो समझ में आएगा क्योंकि इतने पढ़े-लिखे योग्य लोग जो है जिस पार्टी में हों, उस पार्टी का जो है इतना बुरा हाल जो है होना, वो मुझे तो नहीं पचा, बहुत लोगों को नहीं पचा। लेकिन यही पॉलिटिक्स है, ऐसे ही होता है और इतना आसान नहीं है इस फील्ड में रहना। लेकिन बांकीपुर के चुनाव ने तो एक चीज़ तो साबित कर दी कि बदलाव शुरू हो गया है, तो मौसम अंगड़ाई ले रहा है, ठीक है? सर बांकीपुर के जीत से हुँ, एक बिहार में नए राजनीति का सूत्रपात हो चुका है। हुँ, जब आगाज ऐसा है हुँ, तो अंजाम भी बहुत बुलंद होगा, ऐसा मुझे यकीन है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मेक मी स्टार स्टूडियो एंड गिविंग योर ओपिनियन, व्यूज़ और इतने खुल कर के बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, और आपके दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।